नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं का दूसरा पाठ ल्हासा की ओर लेकर के आ रहे हैं, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं और ल्हासा की ओर विधा यात्रा वृत्तांत है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी भाषा के बड़े साहित्यकार के रूप में इनकी गिनती होती है। प्राकृत, अपभ्रंश जैसे अनेक भाषाओं के ये विद्वान माने जाते हैं। उसी विद्वता के आधार पर राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि से भी नवाजा गया है। हालांकि साहित्य में कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत इनके विशेष हैं, लेकिन जो यात्रा वृत्तांत में जो राहुल सांकृत्यायन ने अपने कौशल का, अपने साहित्यिक जो परिचय दिया है वह अपने आप में बेजोड़ है। इनका जो घुमक्कड़ी शास्त्र है हिंदी साहित्य की एक अनुपम रचना है और उसी घुमक्कड़ी शास्त्र में उन्होंने यात्रा वृत्तांत की जो खूबियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके की विस्तार से चर्चा की है। राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि हम किसी भी यात्रा में जाते हैं तो वहां केवल यात्रा के बारे में ही नहीं पता चलता, अपितु वहां के समाज के जो लोग हैं उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के बारे में भी उनको विशेष जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात घुमक्कड़ी शास्त्र भी अपने आप में एक विज्ञान है। प्रिय विद्यार्थियों, ल्हासा की ओर भी उनका एक विशेष एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जो विधा है, किसी यात्रा का वृत्तांत मतलब शुरू से लेकर आखिर तक जो वर्णन है वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। और यह अपने आप में एक आधुनिक विधा है जिसके द्वारा हम घूम फिर करके वहां के लोगों के रहन सहन, खान पान के बारे में पता करते हैं। तो आइए हम अपने आज के इस पाठ की जो चर्चा है उस चर्चा पर आते हैं। ल्हासा की ओर। ल्हासा क्या है? ये तिब्बत की राजधानी है। प्रिय विद्यार्थियों, ल्हासा किसका नाम है? तिब्बत की राजधानी का नाम ल्हासा है। की ओर अर्थात ल्हासा की ओर चलें। राहुल सांकृत्यायन ने पहली बार 1929-30 में ल्हासा के यानी तिब्बत की जो राजधानी है उसकी यात्रा की है और उस यात्रा के दौरान उनको क्या क्या वहां पर अनुभव हुआ, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कौन कौन उसके सहायक रहे, उनकी यहाँ विस्तार से चर्चा की है। तो आपको पता चल गया ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। और तिब्बत क्या है? भारत के उत्तर की ओर स्थित है और जो कि पथरीला रास्ता है, पत्थरों से संकरे रास्ते वहां से गुजरते हैं। तो वहां की यात्रा जब राहुल सांकृत्यायन ने 1929-30 में की तो उस दौर में उन कैसी परिस्थितियां रही, कैसा उनका अनुभव रहा, इस पूरे पाठ में, इस पूरे प्रकरण में उन्होंने चर्चा की है। लेखक के अनुसार जब ल्हासा की उन्होंने यात्रा की तो उस दौरान उन लोगों की जो वेशभूषा है, रहन सहन है, उनका जो उनसे मेल मिलाप रहा है, उनको विशेष रूप से इसमें चित्रित किया गया है। तो सबसे पहले लेखक का ये मानना है कि वहां ल्हासा की ओर जाने का एकमात्र जो रास्ता था वो थोंगला था। क्या नाम था उसका? थोंगला, जो कि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। थोंगला एक ऊंचा पर्वतीय कठिन संकरा रास्ता है और जो नेपाल और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उसके माध्यम से ही वहां जाते थे। तो उस रास्ते से लेखक है वहां पर पहुंचा, लेकिन उस समय में वहां भारतीयों का तिब्बत में जाना मनाही थी, इसलिए लेखक एक भिखमंगे के रूप में अर्थात एक भिखारी के रूप में वहां पर जाते हैं। तो उसकी यहाँ पर चर्चा की है और इस रास्ते में वो जाते हैं तो वहां के जो तिब्बती लोग मिलते हैं, उनका जो खान पान है उसके बारे में बताया है। लेखक बताते हैं कि जो ल्हासा है उसके स्थान पर जो थोंगला है, वहां के रहने वाले जो तिब्बत के निवासी हैं वो उनमें किसी प्रकार से जाति पाति, छुआछूत आदि का कोई भी इस प्रकार की कोई भेदभाव की समस्या नहीं थी। वो लोगों का अच्छे से स्वागत करते थे, उनके घरों में आना जाना
बिल्कुल किसी प्रकार से मना ही नहीं थी। अगर आप उनको चाय देते हैं तो आपको मक्खन आदि मिला करके वो आपको रंगीन चाय पिला देते हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थों के द्वारा वो आपकी आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे थे उनको घर में नहीं जाने देते थे। क्यों नहीं जाने देते थे? उनको चोरी का भय था, इसलिए इस प्रकार के जो निम्न दर्जे के जो भिखमंगे थे उनको घर में नहीं जाने दिया जाता था। और वो बड़े मेलजोल वाले थे। तिब्बत के जो लोग हैं वो बड़े मेलजोल वाले लोग हैं, लेखक के अनुसार। लेखक ने इस प्रकार से बताया है। तो उस यात्रा के दौरान वो जाते हैं और उस यात्रा में जो सुमति नामक जो गाइड है, जो कि मूल रूप से मंगोल है और एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, तो सुमति के माध्यम से उस रास्ते का सफर है वो पूरा करते हैं। सुमति उनको बताते चले जाते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसी कड़ी में वो आगे बढ़ते हैं तो एक डाड़े नाम का एक रास्ता है, वहां पर पहुंचते हैं। वो सफर करते हुए एक कठिन पथरीला रास्ता है और वहां पर जाते हैं, लेकिन वह एकदम विरल है। वहां कोसों दूर तक कोई भी गांव दिखाई नहीं देता, एकदम विरल है, सुनसान है। कोसों दूर तक आपको इंसान नाम का कोई नहीं दिखाई देगा और इसलिए लोग वहां जाने से डरते हैं, यात्राएं बहुत कम करते हैं। तो लेखक है सुमति के माध्यम से जैसे तैसे करके वहां पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि लोग हथियारों को लेकर के इस प्रकार से घूमते हैं जैसे हमारे यहाँ पर कोई डंडे लाठी लेकर घूमता है। अर्थात वहां पर हथियारों को लेकर किसी प्रकार का कानून नहीं था और लोग वहां पर बहुत जो यात्री थे उनको खतरा बना रहता था। कोई कानून न होने के कारण खतरा बना रहता था। और जहां लेखक जहां ठहरे हुए थे, तिंगरी नामक जो क्षेत्र था, वहां पर जो ठहरे हुए थे वो पिछले दिनों एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, खून कर दिया गया था। तो इसके बारे में भी लेखक को उसमें पता चला कि लोगों यहाँ हथियारों को लेकर के कोई कानून नहीं है। इस प्रकार का कानून वहां होना चाहिए जिस प्रकार से हमारे यहाँ कानून है, वहां पर अवैध हथियार वगैरह का कोई कानून नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र में लेखक वहां कैसे पहुंचते हैं? तो जब लेखक के ऊपर इस प्रकार से कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है ऐसे क्षेत्र में, तो क्या करते हैं? कुची कुची का बौद्ध जो तिब्बती भाषा है उसमें कुची बोल देते हैं। अच्छा दया करो। तो एक भिखारी के रूप में गए थे तो दया की बात करते हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं, ये गरीब लोग हैं, कुची एक पैसा ऐसा। तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो लेखक ने इसका प्रयोग किया तो वो वहां का जो सुनसान इलाका था, सुनसान क्षेत्र था, उसमें बच जाते हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। तिंगरी नामक जो क्षेत्र है वहां पर वो सफर करते हुए 10-11 दिन का सफर करके वहां पर पहुंचते हैं। और ये जो क्षेत्र है, चाहे वो थोंगला का है, डाड़े का है, ये जो समुद्र तल से 17-18 हजार किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो उसका यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। तिंगरी नामक जो क्षेत्र है वहां पहुंचते हैं। वहां एक प्रकार से मैदान आता है। यहाँ पूरे इस प्रकरण में मैदान बहुत कम आते हैं, लेकिन एक ऐसा टापू के रूप में तिंगरी का जो क्षेत्र है उसकी यहाँ चर्चा की है। वहां की जितनी भी जमीन थी वो जागीरदारों की यहाँ थी। जागीरदार जिस किसी के जो जागीर जो शब्द है, जागीर के अर्थात जो भूमि के जो मालिक हैं, जिसको हम अपने यहाँ पर जमींदार कहते हैं, जिसके पास बहुत बड़ा भूभाग जिसके अधीन होता है, हम यहाँ जमींदार शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां जागीरदार का प्रयोग किया जाता है। तो पूरी क्षेत्र की जो जमीन थी वो जागीरदारों की यहाँ थी। और जागीरदारों के यहाँ पर जो बौद्ध जो भिक्षु होते थे वो उनके पास एक जागीरदार के पास बौद्ध भिक्षु सारी व्यवस्था का काम करते थे। या यूं कहें कि जागीरदार के ऊपर जो बौद्ध भिक्षु होते थे एक प्रकार से राजा की तरह होते थे। उसकी पूरी व्यवस्था करना, उसके कर इत्यादि का संग्रह करना वो बौद्ध भिक्षुओं का काम होता था। तो यहाँ जो शेखर नामक जो जागीरदार है वहां उसके यहाँ रुके हुए थे। तो शेखर नामक जो जागीरदार है उसकी जमीन के जो बौद्ध भिक्षु थे उनका नाम नमसे था। नमसे बहुत ही मिलनसार था, धार्मिक विचारों के का धनी था और वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इसलिए बौद्ध की जितनी रचनाएं थी वो नमसे को सारी कंठस्थ थी। तो नमसे से वहां पर उनको मिलने का अवसर मिला और
लेखक अपने अनुभव के साथ साथ बताते हैं कि वो जब आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान के ऊपर वो रास्ता भूल जाते हैं, और रास्ते में भूलने के कारण अपना जो साथी था सुमति है उससे वो कहीं दूर बिछड़ जाते हैं। सुमति आगे जाकर के एक स्थान पर उनका इंतजार करते रहते हैं, और तब उन्हें जैसे तैसे इधर उधर पूछा और फिर वो आगे बढ़ करके सुमति के पास पहुंचते हैं। सुमति उस समय गुस्से में था, उसका मुंह एकदम लाल हो गया था। हालांकि लेखक के अनुसार जो मंगोल होते हैं वैसे भी उनका मुंह लाल होता है, लेकिन यहाँ गुस्से के कारण जो सुमति है उसका मुंह लाल हो जाता है। लेखक अपने पिछड़ने का कारण बताते हैं कि घोड़ा कमजोर था, और जैसे तैसे फिर सुमति है उसे कहता है कि मैं यहाँ कितनी चाय पी चुका हूँ, कितनी बार से यहाँ पर बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ, कम से कम मैंने कितने कंडे शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। हमारे यहाँ पर उपले दिन को बोला जाता है, ठंड का वातावरण होता है कि मैं बार बार यहाँ चाय पी रहा हूँ, और कितने मैंने कंडे हैं वो यहाँ जला दिए हैं आपका इंतजार करते करते। तो इस प्रकार से सुमति अपनी वहां बात रखते हैं। सुमति एक बहुत ही आदर्श गाइड के रूप में इस यात्रा वृत्तांत में दिखाया गया है। सहज सरल स्वभाव के, हालांकि गुस्से भी हो जाते हैं लेकिन जल्दी ही वह शांत भी हो जाते हैं। उन्हें पूरे रास्तों का, जितने भी रास्ते हैं सुमति को उनका ज्ञान है। बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में उनको जाना जाता है, और उनके इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो थोंगला की बात है, डाड़े की बात है, टिंगरी की बात है, हर जगह सुमति के जो यजमान हो मिलते हैं, अर्थात उनको जानने पहचानने वाले हर जगह उनके परिचित हैं। तो एक अनुभवी मार्गदर्शक के रूप में, गाइड के रूप में सुमति को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस प्रकार से यात्रा करते करते लासा के तरफ वो पहुंचते हैं, तो बीच में इस प्रकार के उनके खान पान के बारे में बताया है कि वो लोग चाय का प्रयोग करते हैं, सत्तू एक प्रकार से आटा होता है, विशेष करके जो गेहूं है इस प्रकार से उसको पीस करके वो तैयार किया जाता है विशेष प्रकार का, जो कि एक शीतल पेय पदार्थ के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो सत्तू का प्रयोग किया जाता है। थुक्का भी एक उनका एक खाद्य पदार्थ है, उसको वो खाते हैं। और संग नाम से, संग क्या है, एक प्रकार से मादक पदार्थ है जिससे हम अपनी भाषा में शराब भी कह सकते हैं। तो जब उनको थकान होती है छंग का प्रयोग करते हैं। तो साथ साथ में लेखक है वहां के रहन सहन खान पान के बारे में भी अवगत बराबर करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। नंसे है वो भी उनको सहयोग करता है, बौद्ध धर्म के बारे में उनको अवगत कराते हैं। और एक लंबी यात्रा के बाद में लंकोर को पार करके टिंगरी का जो क्षेत्र है वहां पर पहुंचते हैं। और वहां पहुंचकर वो क्या देखते हैं कि उनको जो कंजूर मिलता है। कंजूर क्या है, वो बुद्ध वचन का अनुवाद करने वाले कंजूर के 101 हस्तलिखित जो लिपियां हैं, पांडुलिपियां हैं, वो मिलती हैं। कंजूर क्या है, बुद्ध वचन के जो उनको अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, वो पोथियां वहां पर मिलती हैं। लगभग उनकी जो 101 पोथियां इस पर थी, 101 पांडुलिपियां थी जिनमें बौद्ध धर्म के जो संदेश थे वो लिपिबद्ध किए थे। तो उनको वहां पर उनको लेखक के पढ़ते हैं और कुछ पोथियों को अपने साथ लाद करके ले जाते हैं और इस सफर को पूरा करते हैं। टिंगरी को पार करके वो लहासा में पहुंच जाते हैं। तो इस पूरे यात्रा वृत्तांत में लेखक है राहुल सांकेतिया ने वहां के लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनका सादा जीवन है। किसी प्रकार की सामाजिक कुरीतियां जैसे जाति प्रथा, छुआछूत जैसी वहां कोई भी इस प्रकार की कुप्रथा नहीं है। लेकिन हथियारों का कानून न होने के कारण हमेशा भय बना रहता है। और वो जैसे उन्होंने भेष बदल करके भिखमंगे के रूप में लेखक ने अपनी पहली यात्रा है उसका वर्णन किया। हालांकि वहां पर 2 बार लेखक गया है तिब्बत में। एक बार वह वैसे भद्र पुरुष के रूप में गए, तब उनको वहां पर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक भिखमंगे के रूप में वो आसानी से वहां पर पहुंचते हैं। इस पूरी यात्रा में उनके साथ साथ कौन मिलते हैं, कैसा वो क्षेत्र है, वो सारा का सारा वर्णन लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से आपके बीच में रखा है। तो मैं पहले ही आपसे चर्चा कर रहा था कि राहुल सांकेतिया है हिंदी साहित्य में
यात्रा वृत्तांत में उनका एक अन्यतम उच्चतम स्थान है और घुमक्कड़ शास्त्र के रूप में उन्होंने रचना लिखी है और उनका एक अपना अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर उनकी ये जो रचना है ल्हासा की ओर अर्थात तिब्बत की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है, वहां के लोगों के बारे में बताया है। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय विद्यार्थियों कि आपको ये यात्रा वृत्तांत समझ में आया होगा। आप जब भी आपको समय मिले, गर्मियों की छुट्टियों में जब भी आपको समय मिले, तो किसी भी पर्वतीय क्षेत्र है उसकी यात्रा आप करें, वहां के अनुभव आप लिखें, डायरी में नोट करें, वहां के लोगों के रहन सहन, वहां का भौगोलिक परिस्थिति है उसको नोट करें। तो ये भी अपने एक विशेष प्रकार का अनुभव होता है, इससे हमें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, लोगों के अनुभव के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए आपको एक विशेष प्रकार का ये भी एक विज्ञान है, घुमक्कड़ी शास्त्र भी अपने आप में एक विज्ञान है। उससे राहुल संकेतान ने आपको परिचित कराया, आपको इससे बहुत सा ज्ञान मिला होगा और आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।